ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं फिफ्थ ब्लॉक की, फिफ्थ यूनिट की, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का क्या परिचय है, क्या व्यक्तित्व है, क्या उनका कृतित्व है और राष्ट्रीय संस्कृति के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का एक परिचय देते हुए जो इस सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित कवि हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और अन्य जो भी कवि हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो यूनिट है उसको सार रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय। जो उससे भी पहले थोड़ा सा एक पंक्ति इस यूनिट के लिए कि जो सहृदय साहित्यकार है वो अपने साहित्य के माध्यम से जनता को जागृत करने लगते हैं और अपने साहित्य के स्वरों से वो एक एक व्यक्ति के हृदय में एक जागृति लाते हैं और उसकी क्षमता रखते हैं। ये साहित्य की अपनी एक कला है जिसका प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क से भी अधिक उसके हृदय पर होता है और जब हृदय को प्रभावित करता है तो वो प्रभाव अपने आप मस्तिष्क की गतियां बदल देता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित विषयों पर काव्य रचना इन कवियों ने की है और राष्ट्रीय गौरव उनके काव्य में प्रबल रूप से दिखाई देता है। जितने भी द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए कवि हैं और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की तो बात ही क्या कही जाए। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़े हुए कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो साहित्यकार हुए हैं इन्होंने भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, उसके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं को उकेरने के लिए, उभारने के लिए जो साहित्य रचा वो वास्तव में अपूर्व था और वो उस शक्ति को धारण भी करता था जिससे उस युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की एक नवीन काव्यधारा बन गई। इस इकाई में जो गुप्त जी हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है उन दोनों पर एक विशेष चर्चा है। तो सबसे पहले बात होती है मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व की और कृतित्व की। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है और उनका जन्म 3 अगस्त 1885 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही रहकर हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे थे और गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में इस संसार में प्रतिष्ठित किया है। स्वतंत्रता के बाद वह राज्यसभा के सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली काव्य को एक ऐसी भाषा प्रदान की जिसके द्वारा काव्य की जो एक स्थिति है, काव्य का जो एक स्तर है वो उच्च कोटि का हुआ है। वैश्योपकारक और सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त की स्फुट रचनाएं प्रकाशित हुई। रंग में भंग इनकी प्रथम मौलिक कृति थी। इसके अतिरिक्त हम मैथिली शरण गुप्त जी को जो देखते हैं क्योंकि एक राष्ट्र कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम कवि रहे हैं और उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था, मतलब उनको दद्दा बोला जाता था। उनकी जो कृति है भारत भारती वो 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही क्योंकि ये खड़ी बोली साहित्य की ओर अग्रसर हुए और अपना पूरा साहित्य इन्होंने उससे मंडित कर दिया। तो ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, यानी कि खड़ी बोली को।
और हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। वह शिखर है जिसने कि गुप्त जी को एक विशेष उपलब्धि प्रदान कर। इनका जीवन परिचय थोड़ा सा व्यापक रूप से देखते हैं, रचनाओं पर आने से भी पूर्व। इनके पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की ये तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में अवतरित हुई। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद कर अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई जो है इनकी अधूरी रह गई। खेल कूद में ही इनका ध्यान रहता था, पढ़ाई पर इतना ध्यान आकर्षित नहीं हो सका, चाहे वो वातावरण है, परिस्थितियां हैं, जो भी है। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन इन्होंने किया। मुंशी अजमेरी जी ने इनका मार्गदर्शन किया और 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में इन्होंने कनकलता नाम से कविता का सृजन प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में जब ये आए हैं तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज से खड़ी होगी हो गई, और फिर ये उनके साथ ऐसे जुड़े कि इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस्वती में प्रकाशित हुई। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया है। और 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण भारत भारती का प्रकाशन हुआ। उसकी लोकप्रियता तो चारों ओर फैल गई। संस्कृत का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है स्वप्न वासवदत्तम, इसका अनुवाद इन्होंने प्रकाशित कराया। 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ हुई। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए गए, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनका जीवन के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक अभिन्न योगदान है, लेकिन कवियों ने उन पर अपनी लेखनी नहीं चलाई। उनमें ही एक उर्मिला है जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, और यदि विरह को, वनवास को माता सीता ने सहा है तो उर्मिला ने भी 12 वर्ष का एक वनवास ही सहा, क्योंकि वो भी अपने पति से अलग रही, दूर रही, और उसमें भी पति के द्वारा दिए गए वचन की प्रतिबद्धता उनके व्यक्तित्व को चौगना बना देती है, श्रेष्ठ कर देती है। तो स्वतः प्रेम की स्थापना कर इन्होंने अपनी पुस्तकें छापना प्रारंभ किया। साकेत तथा पंचवटी और अन्य ग्रंथ 1931 में पूर्ण किए, और इसी समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निकट के संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी। गांधी जी ने, क्योंकि इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की थी, तो ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त करते चले गए। 16 अप्रैल 1941 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा की जेल में ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए, और सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ये डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए, और यहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी। 1954 में साहित्य एवं क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित हुए, और चिरगांव में इन्होंने 1911 में
साहित्य सदन नाम से स्वयं की एक प्रेस शुरू की और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ और इसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की थी। और 1963 ईस्वी में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूरणीय आघात इन्हें पहुंचाया और इसके बाद 12 दिसंबर 1964 को इन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये जो साहित्य का जगमगाता सितारा है, ये 78 वर्ष की आयु में अस्त हो गए। तो इस प्रकार जो मैथिली चरण गुप्त जी हैं, इनका जो संपूर्ण काव्य कृतित्व है, यदि उसे देखें तो 19 खंड काव्य इन्होंने लिखे, 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे, काव्य गीत नाटिकाएं आदि लिखी और उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना, मानवीय उत्थान ये सभी प्रतिबिंबित होते हैं। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि रहे हैं। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व इन्होंने रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पई ये सारे ग्रंथ लिखे और 1904-5 के बीच वैश्योपकारक, कलकत्ता, वेंकटेश्वर, बम्बई और मोहिनी कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई। इनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही हैं और प्रताप में तो विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार जो गुप्त जी हैं, इनकी बहुत सारी सूत्र रचनाएं प्रकाशित होती रही और रंग में भंग इनकी प्रथम मौलिक कृति है। इसमें बूंदी और चित्तौड़ राज्यों से संबंधित एक कथा दी गई है। जयद्रथ वध, भारतवाटी, साकेती, शुद्रा, पंचवटी, मातृभूमि, किसान, निर्झर और बिकट भट्ट, झकार, नहुष, विष्णुप्रिया, काबा, करबला आदि की प्रसिद्ध काव्य कृतियां। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इनका काव्य ग्रंथ बहुत ही विराट है। आगे बात करें तो जो गुप्त जी हैं, उनकी और जो रचनाएं हैं वो गद्य में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अनग, चंद्रहास और तिलोत्तमा इनके नाटक हैं और स्वप्नवास रत्तम, अभिषेक आदि इनके प्रतिमा, अभिषेक नाटकम ये इनके अनुभूत नाटक हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध आदि इनके अनुभूत काव्य हैं। गुप्त जी ने बहुत सी रचनाएं रामायण और महाभारत पर आधारित करके भी लिखी हैं और उन्हें अनेक प्रकार के सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। मैथिली चरण गुप्त के संबंध में कृष्णदत्त पॉलीवॉल कहते हैं कि वे अतीतोपजीवी रचनाकार नहीं। गुप्त जी की प्रकृति के कवि मतलब केवल प्रकृति के कवि ही नहीं, ना व्यापक अर्थों में उन्हें सौंदर्य का कवि कहा जा सकता है। मूलतः वे मानव राहु, मानव संबंधों के कवि हैं। इस दृष्टि से उन्हें वाल्मीकि, व्यास, भृगुति, तुलसी, भारतेंदु की परंपरा का रचनाकार कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैथिली चरण गुप्त जी ने जो इतना महान अवदान अपना प्रदान किया है, तो उसी के कारण इनकी जयंती भी मनाई जाती है। और मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त की जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाएगी और यह निर्णय राज्य शासन ने लिया। युवा पीढ़ी भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास से भली भांति परिचित हो सकेगी इसके कारण, और इसका उद्देश्य ये है कि संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में भारतीय कवियों पर केंद्रित एक ऐसा आयोजन किया जाए जो मानव हृदय को साहित्य से, संस्कृति से और सभ्यता से जोड़ने वाला। तो इनका जो काव्य है वो राष्ट्रीयता की भावनाओं से उत्प्रेरित है, उसमें गांधीवाद की भावनाएं निहित हैं, गौरवमयी अतीत का इतिहास है, भारतीय संस्कृति का महत्व संरक्षित है, पारिवारिक जीवन की यथोचित महत्ताएं उसमें निहित हैं, नारी मात्र को एक विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, प्रबंध और मुक्तक दोनों ही उस पर इन्होंने अपनी लेखनियां चलाई। अब गुप्त जी के काव्य में जो विशेषताएं निहित हैं उन पर अगर गौर से बात करें
तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तो इनके काव्य का प्राण है। भारतीय संस्कृति के उद्गाता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो वैश्य परिवार में 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था, ये सभी जानते हैं। और 1964 में 12 दिसंबर को इन्होंने अंतिम विदा ली थी। राष्ट्रकवि के रूप में ये संसार में प्रतिष्ठित हुए और एक ज्योतिमान सूर्य के समान ये हिंदी साहित्य जगत में अपने प्रकाश से संपूर्ण साहित्य संस्कृति को आलोकित करते हैं, स्वाभाविक है। तो इनके काव्य में जो राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता का भाव विद्यमान है वो वास्तव में इनके काव्य का एक प्राण तत्व है। और यही नहीं, हम कहेंगे कि जो इनका काव्य है उसमें राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद दोनों ही कूट कर भरे। इसी कारण इनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से उत्पन्न हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास के ये क्योंकि परम भक्त रहे हैं तो अंधविश्वास, खोखले आदर्श, इन सबसे इनका कोई वास्ता नहीं था। भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना इन्होंने अपने काव्य के द्वारा की है और राष्ट्रीयता और गांधीवाद ये दोनों ही इनके काव्य का एक प्रधान विषय है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्व प्रदान किया है, नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरवमयी और श्रद्धा के साथ वर्णन किया है। भारत श्रेष्ठ था, है और हमेशा रहेगा, ये इनके काव्य में पंक्तियां गुंजायमान होती हैं और ये कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण नीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण नीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल का। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। तो ये जो इनकी पंक्तियां हैं ये इस बात को सिद्ध करती हैं कि जो वैशिष्ट भारतवर्ष की धरा पर है, उसकी भूमि पर है, वो कहीं पर भी विद्यमान नहीं। गौरव की अतीतमय इतिहास और भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रदर्शित करता है इनका काव्य। एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित तथा स्नेह सिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में इन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्णनीय विषय बनाया और सभी पात्रों को एक नया स्वरूप प्रदान किया। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सौरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, जय भारत, हिडिंबा, नहुष, द्वापर, ये इनकी उन रचनाओं के उदाहरण। तो मैथिली शरण गुप्त का जो साहित्य है वो इन सब विशेषताओं से युक्त है और ये रचनाओं के द्वारा इन्होंने अपने काव्य को एक वैशिष्ट्य प्रदान किया। गुप्त जी के काव्य में जो राष्ट्रीय चेतना है वो क्योंकि कूट कर भरी हुई है और उसकी बात अभी भी हमने की और आगे भी हम कर रहे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में लें तो साकेत जो है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है। साकेत में एकादश एवं द्वादश सर्ग उन राष्ट्रीय भावनाओं से परिव्याप्त हैं जिनके मूल में प्राचीन भारत का संघर्ष शक्ति निहित है। भारतीय संस्कृति में वीरों का शौर्य और मान मर्यादा साधारण वस्तु नहीं रही, उसके लिए सर्वस्व त्याग करते हुए आनंद आलोक का आश्रय अभीप्सित और अनुरंजित कहा गया है। जो हमारे वीर हैं उनका उद्वेग सदैव ही श्रृंगारिकता से हटकर संघर्ष के लिए, वीर के लिए, उत्साह के लिए उन्मुख हुआ है और इस संदर्भ में वीरों ने आगे बढ़कर शरीर त्याग को भी तुच्छ समझा।
राष्ट्रीयता या राष्ट्रभाव हमारे देश के संदर्भ में 20वीं शताब्दी की देन है और इस शताब्दी की मांग के साथ यह भावना उभरी और एक नई चेतना जागृत हुई। राष्ट्र शब्द पूर्णतया राजनीतिक शब्द है, जबकि देश भौगोलिक परिसीमा, आचार विचार, संस्कार आदि का परिचय। भारत देश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करता है। किसी भी राष्ट्र के प्रति 3 प्रतीक होते हैं: राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय ध्वज। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारतीय संविधान के प्रणयन के पूर्व ही हिंदुस्तानी हिंदी के प्रमुख सांस्कृतिक हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के सम्मान से विभूषित किया था। और राष्ट्र के जो 3 पक्ष हैं, सत्ता, शासन और न्याय, गुप्त जी ने जीवन में दोनों राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को देखा है और उनकी राष्ट्र भावना के अंतर्गत ये सत्ता, शासन और न्याय तीनों को देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप राजतंत्र में इनकी आस्था थी और संस्कृति में राजा का बहुत बड़ा गौरव निहित होता है और वो राजा की परिभाषा भी असाधारण है। राजा स्वेच्छाचारी एवं अधिकार मदान नहीं हो सकता। उसके लिए बल, वैभव, राजनीतिक शक्ति केवल अपने नहीं है बल्कि संपूर्ण प्रजा के लिए है। राज्य राजा की संपत्ति नहीं बल्कि प्रजा की खातिर। जब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करने का श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त निश्चित किया, तब रामचंद्र जी अत्यधिक गूढ़ विचारों में निमग्न थे। उनके सम्मुख अयोध्या का राज सिंहासन अपार अधिकार था, जो उनके बड़े कठिन उत्तरदायित्व के लिए उनके सामने उपस्थित हुआ। इस समय श्री राम पिता के वात्सल्य, अपनी बाल्यावस्था का अंत एक साथ होता हुआ देखकर भी दुखी थे और इसी कारण उनके अंग शिथिल होने लगे। सीता जी कहती हैं उनसे कि स्वामी, आज दशरथ जो पिताश्री दशरथ हैं वो तुम्हें राजा बनाकर एक प्रकार से भाइयों से अलग कर रहे हैं। जब आप सबके समान नहीं रहेंगे, तब रामचंद्र जी कर देते हैं कि राज्य हे प्रिय, भोगे या भाग, बड़ों के लिए बड़ा ही दंड, प्रजा की खाती रहे। तो राजा प्रजा का व्यवस्थापक है और उस पर केवल दायित्व का ही भार नहीं, उस पर व्यवस्थापिका सभा का नियंत्रण भी होता है और वो उसको समुचित रूप से निर्वहित करता है। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। भला वे कौन है जो राज्य ले, पिता भी कौन है जो राज्य दे। प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ ही पाता प्यारा। और प्रजा भी श्री राम से सानुरोध कहती है, राजा हमने राम तुम्हें को है चुना, करो न तुम यो हाय दुख मत हंसी। तो ये सारे जो भाव हैं वो गुप्त जी के काव्यों में हैं। शासन भी निहित है। राजनीति विज्ञानों के अनुसार प्रशासन के एक शाही और लोकशाही ये दो रूप होते हैं और गुप्त जी के साहित्य में राजतंत्र एवं लोकतंत्र के प्रति आग्रह तथा विदेशी शासन की एक शाही नीति के प्रति दुराग्रह की भावना देखने को मिलती है। न्याय जो कि राष्ट्र का तीसरा अंग है और प्रजा के साथ प्रशासन द्वारा किए गए एवं अन्याय को न्यायपालिका ही निर्देशित करती है, तो ये भी गुप्त जी के काव्य का एक हिस्सा है और उन्होंने इसके द्वारा हमें किस प्रकार न्याय के पथ पर चलना चाहिए इन भावों को अभिव्यक्त किया। एक स्तर पर वो कहते हैं, पीछे आता रहे राजमंडल दल बल से, पथ में जो पड़े चले हुए जल से थल से, सजे अभी साकेत बजे हो जयकांड का, रह न जाए अब कहूं किसी रावण की लंका, माताओं से मांग विदा मेरी भी लेना, मैं लक्ष्मण तत्पति उर्मिला से कह देना, लौटूंगा तो साथ उन्हीं के और नहीं तो नहीं वे मुझे मिलेंगे भला कभी। तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें राष्ट्र रक्षा का एक मातृत्व महत्व निहित है और भ्रातृत्व का मधुरतम रस निहित है और एक सबलता की भावना है। तो
जो एक न्याय और प्रशासन का एक अंग है वो यहाँ नहीं है। तो जो गुप्त जी का काव्य है उसमें ये राजनीति के तीनों अंग सत्ता, शासन और न्याय तीनों देखने के लिए मिलते हैं, जो राष्ट्रीय चेतना के रूप में उभर कर आते हैं। और हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी, लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक जो गुप्त जी हैं, उन्होंने तो वास्तव में जीवन पर्यंत राष्ट्रीय भावों की गंगा को बहाने का भागीरथ प्रयास किया। भारतीय नवजागरण, पुनरुत्थान, स्वदेश प्रेम एवं सांस्कृतिक चेतना को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य वो करते रहे हैं। प्रारंभ में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना हिंदुत्व के रंग में रंगी थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्ववादी संकीर्णता को दूर कर वह समस्त धर्म, जाति एवं वर्ग के प्रति बंधुत्व की भावना को प्रस्तुत करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश, एक ज्योति, एक प्रकाश चारों ओर प्रसारित करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागृति उनके साहित्य में चारों ओर प्रकीर्ण है और ये बड़ी गूढ़ता के साथ उनके साहित्य में देखी भी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो गुप्त जी का साहित्य है उसमें युग चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है, मानवतावाद है और भारतीय युग में जो गुण देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ भी निहित है। उनका व्यापक प्रसार मैत्री शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में किया है। गुप्त जी की दृष्टि भारतीय जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर टिकी है और उनके काव्य में राष्ट्रीय जीवन का सर्वांगीण चित्र मिलता है। प्राचीन के प्रति आस्था एवं नवीन के प्रति उत्साह उन्हें निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है। और गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति विहीन राष्ट्रीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बल्कि उनके काव्य में संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र की कल्पना की जाती है। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं कि उनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की जो विचारधाराएं हैं वो प्रधान है। और डॉक्टर कमलकांत पाठक ने गुप्त जी के काव्य के संदर्भ में लिखा है कि उन्होंने वर्तमान दुरावस्था पर क्षोभ प्रकट किया और उसके निमित्त स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिसमें दोषार्थक और स्वातंत्र प्रेम की राष्ट्रवादी भावनाएं तथा अहिंसक क्रांति की विचारधारा प्रकट होती है। तो इसी के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में अतीत का गौरवगान है, देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट किया गया है, जन्मभूमि के प्रति प्रेम और उसके प्राकृतिक वैभव का गुणगान भी किया गया है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे और वे भारतीय संस्कृति का अमर संदेश लेकर भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की छवि अंकित करते हुए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जनता के सम्मुख प्राचीन संस्कृति की झलकियां प्रस्तुत कर भारतीयों में नव स्फूर्ति का संचार किया। गुप्त जी के पूर्व ही हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखरित होने लगा था, किंतु गुप्त जी ने पूर्ववर्ती कवियों से ऊपर उठकर तदयुगीन समस्याओं का चित्रण किया, समाज की कुरीतियों से लड़कर स्वस्थ समाज के निर्माण एवं राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का प्रयास। और उनके काव्य में जो श्रेष्ठता का प्रतिपादन है वो प्रकृति का चित्रण है, उस सब के द्वारा बहुत कुछ बार बार कहते हैं। तो गुप्त जी कहते हैं कि ये पंक्तियां पुनः बोल रहे हैं कि जो भारत की श्रेष्ठता है उसके लिए कहते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का वह पूर्ण लीला स्थल का और उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष। तो यहाँ भारतवर्ष का जो वैशिष्ट्य है उसको प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्ष जो भूमि है वो वास्तव में अप्रतिम है, अद्वितीय है। और एक स्थल पर एक पंक्ति और कही है कि धन्य भाग्य वद्य भूमि भारतवर्ष, कि जो हमारी भूमि है भारतवर्ष वो वास्तव में धन्य है और हम उस भारतवर्ष के वासी हैं, ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। भारत को कवि ने ऋषियों की भूमि कहा है। भारत की कीर्ति सभी देशों से अधिक है
और उसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भारत भूलोक का गौरव माना गया है। तो वह कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। कि वास्तव में जो भारतवर्ष है वो संपूर्ण संसार का मुकुट है, उसका सिरमौर है, और उसके जैसा पुरातन देश क्या कहीं और विश्व में है, अर्थात कहीं नहीं है। भारत भूमि जैसी भूमि कहीं है ही नहीं। और गुप्त जी अपनी मातृभूमि को मां से बढ़कर मानते हैं और अनेक काव्यों में अपनी जन्मभूमि के प्रति जो भावनाएं हैं उन्हें प्रदर्शित करते हैं। हम कहते हैं कि जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। वे भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का तो जो महत्व है वो निराला है, जो उसका वैशिष्ट्य है वो अनोखा है। गुप्त जी जातीयता के उद्धार को भी व्याख्यायित करते हैं। आर्य जाति में आए स्वार्थ और बुराइयों को बताकर उसे पुनः दूर कर अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न। और हिंदुओं को जागृत करते हुए कहते हैं, हे हिंदू तुम हो क्यों दीन, क्यों दलित दुखी अति दीन, क्यों तुम हो यो आज हताश, क्यों यह पराधीनता आश। तो गुप्त जी भारत को पुनः गौरवशाली रूप में देखना चाहते हैं और राष्ट्र चेतना की गंगा को जन जन के जीवन में बढ़ाने का गुप्त जी ने एक भागीरथ प्रयास किया है। राष्ट्रीय संवेदना इनके रक्त में सतत प्रवाहित होती थी और उसका सृजन राष्ट्र को नवीन स्फूर्ति एवं नवीन जागृति प्रदान करता है। राष्ट्र के जन जीवन में राष्ट्रीय चेतना जगाने का अतुलनीय कार्य गुप्त जी ने किया और इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का व्यापक दर्शन होता है। गुप्त जी अधिकांश कृतियों में भारतीय संस्कृति के विविध रूप एवं राष्ट्रीय चेतना के विविध रंग जो है वो भरते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं, रामायण, महाभारत एवं बौद्ध काल की गाथाओं को आधार बनाकर राष्ट्रता का चित्रांकन किया है अपने काव्यों में। और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय चेतना के संवाद थे। उन्होंने न सिर्फ भारत के अतीत का गौरवगान किया अपितु देश की वर्तमान दुर्दशा का चित्रण भी देश के भविष्य निर्माण हेतु जनमानस में के मध्य किया और सभी के हृदय में जागृति के बीजों का वपन किया। इनका काव्य युगांतर उत्पन्न करता है। कहते हैं, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारत। इसके अतिरिक्त भी जो इनके काव्य में कुछ और नवीन विशेषताएं हैं जिन्हें अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि इनका जो काव्य है उसमें एक दार्शनिकता देखने को मिलती है। दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है। मननशील आर्य सुधियों को यह एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया है कि उनके तर्कपूर्ण सिद्धांत ही दर्शन होते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिकता यदि सामान्य चिंतन है तो षड दर्शन, ब्रह्म, जीव, जगत आदि का विशिष्ट चिंतन, अतः दार्शनिक चिंतन ये चारों ओर देखने के लिए मिलता है। और इसकी जो तीन दिशाएं हैं, ब्रह्म, जीव और जगत, कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। तो गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का भी व्यक्तिकरण है। वे बाहर जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अंतर्मुखी कलाकार नहीं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केंद्रस्थ भावना है। साकेत में भी वे राम के द्वारा ये बात कहलाते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। श्री राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहते हैं और श्री राम के वनगमन के प्रसंग पर सबसे व्याकुल होने पर भी
श्री राम शांत रहते हैं। और इससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के जीवन में अनंत उपेक्षित प्रसंग जो हैं वो निर्मित होते हैं और उनके लिए खेद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री राम के जीवन में आने वाली सम और विषम परिस्थितियां उनके मन की स्थिति को सहज और स्वाभाविक रूप से दिग्दर्शित करती हैं और ये बताती हैं कि वो एक विरोधार्थ आदर्श पुरुष थे। और उनके इस व्यक्तित्व का चित्रांकन गुप्त जी ने किया है। लक्ष्मण जी के जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में लोकोपकार पर वो बल देते हैं और उनकी साधना शिवम की साधना है। कहा कहते हैं, मैं मनुष्यता को स्वरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता। इनके काव्य में रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं। गुप्त जी के परिवार में जो कि वैष्णव भक्ति प्रबल थी, प्रतिदिन पूजा पाठ भजन गीत ये सब होता था और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। साकेत की भूमिका जो निर्माण है वो निर्गुण और ब्रह्म समूह साकार के रूप में अवतरित होता है और आत्मश्रय प्राप्त कवि में के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु ना तो विभीषिका रह जाती है, ना विभीषिका रह जाती है और ना भय या शोक ही दे पाती है। तो गुप्त जी ने साकेत में श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है और साकेत में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था, पर साथ ही श्री राम की भक्ति भावना के गुण गाने में वो पीछे नहीं हटे। साकेत में हम जिन श्री राम के दर्शन करते हैं उनमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उनकी आत्मा में राम के अधिदैविक रूप की ही झलक। साकेत की मूल प्रेरणाएं जिस युग में श्री राम के व्यक्तित्व की ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित मानने का आग्रह चल रहा है, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर ये पुकारा, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुमने रमा कर। साकेत पूजा का एक फूल है जो आस्तिक कवि ने अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित किया है। श्री राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है। श्री राम के जन्म हेतु उन्होंने कहा है, इसलिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पय किया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है और वह लोकेश लीला धाम। तो बहुत ही सुंदर कि कौन सा क्रीड़ा स्थल था जिसके लिए प्रभु ने इस लीला को रचा। स्वयं मनुष्य बन गए और एक जननी से जन्म लेकर उसके दुग्ध का पान किया। ये शायद एक भक्त वत्सलता है कि अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया और उनके आंचल में पलकर उनको सर्वश्रेष्ठ गौरव दे। तो ये जो संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं, ये उनकी लीला है कि अपने भक्त की गोद में वो स्वयं खेलने चले और इस रूप में इस सृष्टि में एक आदर्श को स्थापित करना चाहिए। नारी के महत्व का प्रतिपादन भी न केवल साकेत में बल्कि गुप्त जी के काव्य में देखने के लिए मिलता है और नारियों की जो दुरावस्था थी उस समय दुखी दीन असहाय, उसकी पीड़ा और करुणा से उनका हृदय भर गया। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों की पुनर्प्रतिष्ठिता एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है और नारियों की दशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये जो कवि हैं जिन्हें राष्ट्र की उपाधि नहीं प्राप्त नहीं हुई, राष्ट्र कवि की उपाधि नहीं प्राप्त नहीं हुई,
बल्कि उन्होंने अपने काव्य में एक राष्ट्र के जितने पक्ष होते हैं, एक राष्ट्र जिन सबकी समष्टि से मिलकर बनता है, तैयार होता है, उन सारे पक्षों को उन्होंने अपने काव्य में स्थापित किया है और उनकी अभिव्यक्ति की है, तभी वो एक इतने बड़े राष्ट्र कवि हो पाएंगे। तो इस प्रकार जो मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है वो इन समस्त विशेषताओं से युक्त है। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण भी है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर। मतलब वो जो सुंदर चंद्रमा है, उस चंद्रमा की जो वो चंचल किरणें हैं जो आकाश में हैं, वो इस पृथ्वी पर खेलती हुई दिखाई दे रही हैं और उस आकाश से निसृत जो चांदनी है वो अंबर पर तो में तो बिछी हुई है ही, साथ ही साथ पृथ्वी पर भी बिछी हुई है, इसीलिए पृथ्वी पर चारों ओर रजत चांदनी है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और जो रोमांच उस अंबर के मिलने से, उस किरणों के मिलने से, उस चंद्रमा के मिलने से उस पृथ्वी में उठा है, उस रोमांच को वो हरित तृणों की नोकों से प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरुण मंद पवन के झोंकों से। और इस सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करके मानो वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं। तो एक एक जो अक्षर है उनका उस प्रकृति के सौंदर्य से मंडित है, और जो उनकी भाषा शैली है, खड़ी बोली है, इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए गुप्त जी के पास एक व्यापक शब्दावली नहीं है। उनकी भाषा तत्सम प्रधान है, साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकसित होती चली है और संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा। लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुला स्वरूप प्राप्त नहीं होता, इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभरा हुआ है। भाव व्यंजना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है और संस्कृत के साथ साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव रहा है और उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उनका जो काव्य है वो सर्वश्रेष्ठ है और उनके काव्य में ये समस्त स्वरूप देखने के लिए मिलता है, सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त वास्तव में वेदी युग के एक विशिष्ट कवि हैं, एक आधार स्तंभ हैं और संपूर्ण वैशिष्ट्य से युक्त उनका काव्य हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद।